Hi everyone, my name is Athiya Zanab and today I'm going to continue fill in the blanks with correct form of the words for class 12th ISC board and 10th ICSE board. इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने मार्क्स का आता है 10th में और 12th में। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए किन किन टॉपिक्स पर आपका कमांड होना चाहिए, और साथ साथ मैंने डिफरेंस समझाया था कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। वर्ब्स नहीं लिखा होता है, वर्ब्स लिखा होता है तो क्या मीनिंग होता है, वर्ड्स लिखा होता है तो क्या मीनिंग होता है, ये मैंने उस वीडियो में क्लियर किया था। इसके अलावा मैंने कई सारे बेसिक्स क्लियर किए थे वर्ब्स को लेकर। तो इस वीडियो में मैं कुछ एक्सरसाइजेस के जरिए आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स फॉर क्लास 12th ISC बोर्ड एंड 10th ICSE बोर्ड। इससे पहले कि मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूं और आपको सारे आंसर्स बताऊं, आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो कहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। सारे आंसर्स लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा और मैच करिएगा कि आपके कितने सही हैं। ओके, और जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं कवर करूँगी सब में आप पहले यही करोगे, सीधे आप ये नहीं कि मैम का एक्सप्लेनेशन सुनने बैठ जाओ, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। ओके, तो पहले आप खुद ट्राई करो, उसके बाद मैच करो। जो आंसर्स आपके गलत आ रहे हैं आप उसमें ये देखो कि मैम ने अगर कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करी है और आपने नहीं यूज़ करी है, मैम ने उसके पीछे क्या रीज़न बताया, आपके दिमाग में वो रीज़न क्यों नहीं आया, और जो भी रूल बताया जा रहा है वहाँ पर वो हमेशा के लिए आपको दिमाग में बैठाना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आपको पूरा पैराग्राफ जो भी दिया गया है उसको पढ़ना है पहले बहुत ही ध्यान से। अब स्टूडेंट्स करते क्या है, एक लाइन पढ़ते जाते हैं और फिल करते जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमको आंसर्स पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद समझ आता है कि यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि आप जब पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो तो कुछ लाइंस में फॉर्म ऑफ वर्ब्स के ज़रिए जो हमें ऑलरेडी दी होती हैं उनके बेसिस पे हम ये तय करते हैं कि पर्टिकुलर फ्लर में क्या फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि पूरा पैराग्राफ कहीं ना कहीं आपको आपके एक पर्टिकुलर फिलर के लिए हिंट दे सकता है। ओके, सो इट्स नेसेसरी कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें और फिर ट्राई करें फिल करना। तो क्योंकि मैंने इस पैराग्राफ को पहले ही पढ़ रखा है तो मुझको पढ़ के पता चल गया कि ये कोई कहानी नहीं है, किसी प्ले का एक्सट्रैक्ट नहीं है दिया गया पैराग्राफ, बल्कि इसमें मैचेस के बारे में बताया जा रहा है, मैचस्टिक को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कब वो ओरिजिनेट हुई थी और कैसे होती है, उसे क्या किया जाता है मैचेस से, ये सब बताया जा रहा है इसमें। ओके, पहली लाइन लिखी है मैचस्टिक इज़ अ वुडन स्टिक, तो इस की वजह से हमको ये हिंट मिला कि आगे जो फिलर है वहाँ पे कंटेन्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैच स्टिक को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मैच स्टिक क्या होती है, वुडन स्टिक होती है जिसके ऊपर एक कोट चढ़ी होती है। ओके, अगर आप यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा दो कि डैट कंटेंड, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई पास्ट की बात बता रहे हो, किसी मैच स्टिक को आपने देखा था और उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, क्योंकि सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट को दिखाता है। यहाँ कोई पास्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ मैच स्टिक को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मैच स्टिक एक वुडन स्टिक होती है और उस पर एक कोट चढ़ी होती है। तो चढ़ी होती है, जाती है, खाती है, पीती है, सोती है के लिए हमेशा वर्ब एस और एस फॉर्म या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्योंकि मैच स्टिक एक मैच स्टिक की बात हो रही है तो आप क्या लगाओगे, कंटेन्स आंसर होगा आपका। सपोज यहाँ मैच स्टिक्स होता, मैच स्टिक्स आर वुडन स्टिक्स, तो आप क्या लगाते, कंटेन लगाते वहाँ पर। ओके, क्योंकि मैच स्टिक्स प्लूरल हो जाता, तो प्लूरल के लिए आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हो और सिंगुलर के लिए आप वर्ब एस और एस लगाते हो। जो लोग हेडफोन से सुन रहे होंगे उनको ये डॉग्स की आवाज़ें आ रही होंगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, तो टाइम मिला है तो मैं छत पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। आसपास जो पेट्स हैं वो उनका काम है बोलना, तो अगर मैं ऐसे ही वेट करती रहूँगी तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी और टाइम पे आपको वीडियो नहीं पहुँचा पाऊँगी। तो आपको जो बैकग्राउंड में जो उल्टी सीधी आवाज़ें सुनाई देंगी उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट लाइन है कि दिस मिक्सचर, अभी इस मिक्सचर की बात हुई, फॉस्फोरस मिक्सचर की, अब उस मिक्सचर की बात हो रही है कि इस मिक्सचर को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। इग्नाइट मतलब जलाना। देखो इज़ लगा हुआ है, हमेशा ध्यान रखो जब कभी भी आपको इज़ के बाद या वॉज के बाद या कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये पैसिव वॉइस कहलाता है। इज थर्ड फॉर्म, वॉज थर्ड फॉर्म, विल बी थर्ड फॉर्म, वर थर्ड फॉर्म, ये सब पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस का यूज़ क्यों किया जाता है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब आपको ये लगे कि जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया है
उस पर एक्शन किया जा रहा है, वो खुद कोई एक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ सेंस क्या है, मिक्सचर क्या कोई काम कर रहा है, मिक्सचर को जलाया जाता है, मिक्सचर थोड़ी ना जलता है, मिक्सचर को जलाया जाता है, इसीलिए यहाँ क्या यूज हो रहा है, इज इग्नाइटेड। मान लो अगर आपको इज ना दिया जाता, केवल इग्नाइट दिया जाता, तो फिर आप अपने से लेते द मिक्सचर, दिस मिक्सचर इज इग्नाइटेड। वाई सो? बिकॉज मिक्सचर वो खुद से नहीं जलता है, उसको जलाया जाता है। ओके, खाना बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड, टीवी देखी जाती है, टीवी इज वॉच्ड। ओके, तो इस तरीके से जब पैसिव वॉइस बनाना होता है ना, इज प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जब पास्ट की बात होगी, खाना बनाया जाता था, फूड वॉज कुक्ड, बैडमिंटन खेला जाता था, बैडमिंटन वॉज प्लेड। इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई पास्ट की बात तो हो नहीं रही है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, इज इग्नाइटेड। अगर आपको इज ना भी दिया जाता बच्चों, तो आप क्या लगाते, इज इग्नाइटेड लगाते। ओके, यहाँ पे हिंट दे रखी है इज, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ओके, आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं इसके साथ, लेकिन आईएनजी फॉर्म कब लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म जब लगाते हैं जब कोई काम कंटिन्यूएशन में चल रहा हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम चल रहा हो। माचिस अभी जल नहीं रही है, माचिस को जलाया जाता है, माचिस के बारे में डिस्क्रिप्शन हो रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा, इज इग्नाइटेड। उसके बाद है बाय, बी वाई बाय। आपको कई बार कई सारे पैराग्राफ्स में बाय वर्ड मिलेगा, और बाय वर्ड के बाद आपको वर्ब की फॉर्म फिल करने को आएगी। आंख बंद करके बाय के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाओगे। क्या लगाओगे, वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो आंसर होगा बाय स्ट्राइकिंग द मैच स्टिक। ओके, बाय के बाद एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकती है, स्ट्राइकिंग, कुछ और नहीं आएगा, ना सेकेंड फॉर्म आएगी ना थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, सो बाय स्ट्राइकिंग बहुत जगह आने वाला है ये बाय, ध्यान रखना, वर्ब आईएनजी फॉर्म ही लेनी है आपको। सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मिक्सर को इग्नाइट किया जाता है मैच स्टिक को स्ट्राइक करके रफ सरफेस पे। क्या करने के लिए, फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, टू प्रोड्यूस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फॉर प्रोड्यूसिंग लगाएंगे, फॉर प्रोड्यूसिंग नहीं लगता है। ओके, फॉर प्लस वर्ब आईएनजी बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। जनरली किसी काम को करने के लिए अगर हमें बोलना है, ओके, सेंस आ रहा है, तो आपको टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैट्रिक्स के बाद ओरिजिनेट वर्ड आया है। ओरिजिनेट का मतलब होता है शुरुआत होना। अब मैट्रिक्स कब शुरू हुई थी वो बताया जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, मैट्रिक्स क्या खुद शुरू हुई थी, उसको शुरू किया गया था? उसको शुरू किया गया था, यानी मैट्रिक्स ने कोई काम नहीं किया, मैट्रिक्स पर काम किया गया। फिर से क्या लेना है हमको, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में भी पास्ट का पैसिव वॉइस लेना है कि प्रेजेंट का। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मैट्रिक्स की शुरुआत हुई है या हुई थी? ऑब्वियसली 3500 अराउंड BCE हुई थी, तो यह पास्ट की बात होनी चाहिए ना। तो क्या लिखोगे, वर ओरिजिनेटेड। वर क्यों लगाया, वॉस क्यों नहीं लगाया? बिकॉज ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए वर आता है। ओके, तो मैट्रिक्स वर ओरिजिनेटेड अराउंड 3500 BCE। आर ओरिजिनेट क्यों नहीं लगाया? बिकॉज शुरुआत हुई थी, हुई है नहीं। ओके, पास्ट की बात हो रही है। इसके बाद बताया जा रहा है कि इजिप्शियंस ने इसको डेवलप किया था। क्या डेवलप किया था? स्मॉल पाइनवुड स्टिक डेवलप की थी, दैट कोट विद कंबस्टिबल मिक्स। तो दैट कोट विद, यानी फिर उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि स्टिक को क्या किया गया था, कोट किया गया था, तभी तो डेवलप हो पाई होगी। क्या स्टिक ने खुद काम किया होगा? नो, अगेन पैसिव वॉइस यूज करना है हमको। तो क्या होगा, दैट वॉज कोटेड। वॉज कोटेड क्यों कहा, इज कोटेड क्यों नहीं कहा? बिकॉज पास्ट की बात हो रही है। तो क्या होगा, द इजिप्शियंस, यानी इजिप्शियंस ने क्या किया, स्मॉल पाइनवुड स्टिक को डेवलप किया, जिसमें उन्होंने कंबस्टिबल मिक्सचर को कोट किया। तो दैट वॉज कोटेड विद अ कंबस्टिबल मिक्सचर वर्ड आएगा। ओके, इसी को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमेशा मिक्स का फॉर्म ऑफ वर्ब ही नहीं लेना है, कि मिक्सिंग, मिक्सेस नहीं। कभी कभी मिक्स का हम नाउन फॉर्म बना सकते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है मिक्सचर की। ओके, तो सल्फर के मिक्सचर, तो मिक्सचर वर्ड आएगा यहाँ पर। ओके, यही डिफरेंस बताया था कि आपको, तभी वो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। ओके, यानी अगर फॉर्म ऑफ वर्ब सही वहाँ पे आ रही है तो वर्ब लगाइए, नहीं तो आप उसको आप नाउन फॉर्म ले सकते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म ले सकते हैं। अब 8th वाले को फिल करने के लिए आपको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ लिखा है वर, और वर के बाद आपको वर्ब मांगी है, तो वर के बाद क्या आएगा, मैंने आपको पहले बता रखा है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है उसके फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पे आंसर होगा वर इन्वेंटेड, ओके, दैट वी यूज इवन टुडे वर इन्वेंटेड बाय एन इंग्लिश, यानी जो मैथमेटिक्स आज हम यूज़ करते हैं वो भी इन्वेंट की गई थी इंग्लिश केमिस्ट के जरिए, जिनका नाम जॉन वॉकर था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि 1844 में सेफ्टी मैचेस को इन्वेंट किया गया था। देखिए यहाँ पे वर इन्वेंटेड लिखा है ना, यही मैं बोल रही थी कि लिंक मिलता है, वर इन्वेंटेड है और हमने अभी जस्ट 8 में क्या फिल किया है, वर इन्वेंटेड, तो इस तरीके से आपको लिंक मिलता है। ओके, तो बताया जा रहा है कि इन्वेंट किया गया था सेफ्टी मैचेस को स्वेडिश मैन के जरिए, जिनका नाम ये था। तो कभी भी ऐसा कुछ सेंटेंस आए, किसी इंसान की बात हो, उनका नाम बताया जा रहा है, तो वहाँ पे हमेशा आप थर्ड फॉर्म लगाते हो, कॉल्ड। कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड। क्या होता है, कॉल्ड। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलोगे वॉज कॉल्ड, ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है। ओके, कोई काम नहीं किया जा रहा है उसके ऊपर, ये बताया जा रहा है कि स्वीडिश मैन जिसका नाम ये था, तो जिसका नाम ये था के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉल्ड। ओके, जैसे एक लड़की थी जिसका नाम सुरेखा था, तो देयर वाज अ गर्ल नेम्ड सुरेखा, सो नेम्ड इज अ थर्ड फॉर्म देयर। फाइन। लास्ट 10th वाले में फिर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको वर लिखा हुआ है ना, वर, तो बस वर के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक, STRUCK। ओके, स्ट्राइक में डी नहीं लगाते हो, ओके, क्या आता है, STRUCK। तो सेकेंड थर्ड फॉर्म पे भी कमांड कर लो भैया, अगर नहीं आती है तो, ठीक है। तो दे वर स्ट्रक एट अ स्पेसिफिक प्लेस। मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ पे एलिफेंट्स के बारे में बात बताई जा रही है। मैंने पूरा पढ़ रखा है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप क्या करोगे, पॉज करोगे, फिल करोगे खुद से, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनोगे। देखो मैंने तो क्योंकि पढ़ लिया है पैराग्राफ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये पैराग्राफ है एलिफेंट्स के ऊपर। यहाँ भी कोई कहानी नहीं बताई जा रही है, एलिफेंट्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो एलिफेंट्स होते हैं ना, वो मधुमक्खियों से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि मधुमक्खियाँ उनके सेंसिटिव एरियाज में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और ये जो उनका डर है इसको फार्मर्स यूज़ करते हैं ताकि एलिफेंट्स उनके फसल को नुकसान ना करने पाए। ओके, क्योंकि फार्मर्स की कई सारी फसलें एलिफेंट्स के ज़रिए बेकार कर दी जाती हैं, तो एलिफेंट्स को डराने के लिए, ताकि वो दूर रहें उनके फार्म लाइन से, नकली बी हाइव्स बना दिए जाते हैं, मधुमक्खी के छत्ते बना दिए जाते हैं, जिससे एलिफेंट्स देख के दूर भाग जाएंगे। ओके, तो अफ्रीका में ये चीज़ अप्लाई होती है, तो इसी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। पहली लाइन में आपको बताया गया कि एलिफेंट्स आर अफ्रेड ऑफ बीस, यानी कि हाथी मधुमक्खियों से डरे हुए होते हैं। और नेक्स्ट लाइन में आपको दिया गया है द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड, यानी कि हाथी की बात हो रही है, इज सो। अब आप मुझे बताओ, सो वर्ड जो होता है अपने आगे कोई फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है क्या? नहीं, सो यूज़ किया जाता है बहुत के सेंस में, और सो के आगे जनरली एडजेक्टिव्स आते हैं। ओके, सो ब्यूटीफुल, सो क्लेवर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी आपको टेरिफाई वर्ड का फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लेना है, आपको ये सोचना है कि टेरिफाई से हम एडजेक्टिव कैसे बनाएं, क्योंकि सो के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे आएगा सही आंसर टेरिफाइड। अब यहाँ टेरिफाइड क्यों आएगा, इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि सो वर्ड आ रहा है, एडजेक्टिव की ही ज़रूरत है। अगर हमें दिए गए वर्ड से कोई एडजेक्टिव फॉर्म बनाना होता है तो दो ही तरीके होते हैं हमारे पास, या तो उसमें ING लगा दो आप, या उसका थर्ड फॉर्म ले लो। फाइन, तो या तो आप ING लगा दो या थर्ड फॉर्म ले लो। अब यहाँ मैं कुछ वर्ड्स बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टेरिफाई वर्ड जो हमारे पास है उसका क्या बनेगा, या तो टेरिफाइंग बनेगा या टेरिफाइड बनेगा। मान लीजिए सरप्राइज है, सरप्राइजिंग बनेगा या सरप्राइज्ड बनेगा। एक्साइटिंग बनेगा या एक्साइटेड बनेगा। ब्रेकिंग बनेगा या ब्रोकन बनेगा, एंड सो ऑन। इनकी मीनिंग्स में डिफरेंस होता है। टेरिफाइंग मतलब डराने वाला, टेरिफाइड मतलब जो डरा हुआ है। ओके, सरप्राइजिंग जो चीज़ सरप्राइज कर रही है, सरप्राइज करने वाली। सरप्राइज्ड जो इंसान सरप्राइज हो गया। एक्साइटिंग कोई ऐसी चीज़ जो एक्साइट कर रही है, कोई इंसान भी हो सकता है जो एक्साइट कर रहा है। ओके, एक्साइटेड जो इंसान एक्साइट हो गया। ब्रेकिंग ब्रेक करने वाला। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। ओके, तो ये आपको समझना है कि ज़रूरत किस वर्ड की है। ओके, ING वाला जो वर्ड है उसका मतलब होता है वाला, डराने वाला, सरप्राइज करने वाला, एक्साइट करने वाला, ब्रेक करने वाला। ओके, लेकिन अगर किसी इंसान की बात हो रही कि जो डरा हुआ है, तो वहाँ पे आप टेरिफाइंग नहीं लगाओगे, क्योंकि टेरिफाइंग मतलब होता है जो चीज़ डरा रही है, और जो डरा हुआ है उसे क्या बोलोगे, टेरिफाइड। जो सरप्राइज है उसको सरप्राइजिंग थोड़ी ना बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, सरप्राइज्ड बोलोगे।
तो यहाँ पे जो सेंटेंस था वहाँ लिखा था कि जो लार्जेस्ट एनिमल यानी जो एलिफेंट्स हैं वो डराने वाले होते हैं कि या खुद डरे हुए होते हैं। एलिफेंट्स डरे हुए होते हैं। पहले लाइन में आपको बता दिया गया कि वो मधुमक्खियों से डरते हैं, अफ्रेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टेरिफाई का कौन सा एडजेक्टिव लोगे? टेरिफाइड लोगे, टेरिफाइंग नहीं लोगे। मान लो यहाँ पे होता बीज आर, यानी मधुमक्खियाँ डरा रही हैं ना, तो मधुमक्खियाँ डराने वाली हैं, तो बीज के लिए कौन सा वर्ड सुटेबल होगा? टेरिफाइंग। तो ये आपको कई बार पैसेजेस में मिलेगा, तो ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट का। अब आगे वाले फिलर के लिए देखिएगा, सेंटेंस को जोड़िएगा फिर से। लार्जेस्ट एनिमल इज सो टेरिफाइड ऑफ अ टाइनी इंसेक्ट, इतना डरा हुआ होता है वो लार्जेस्ट एनिमल, यानी हाथी की बात हो रही है, दैट की इट डैश इट्स ईयर्स, स्टर अप डस्ट एंड मेक नॉइजेस। देखिए मैंने फौरन कोशिश नहीं करी कि फ्लैप का फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दूं, मैं पूरे सेंटेंस पढ़ रही हूँ। और यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि इट के साथ इन्होंने आगे भी तो वर्ब्स यूज़ करी हैं, स्टर यूज़ किया है, मेक यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ फ्लैप्स फिल करते हैं, इट फ्लैप्स इट्स ईयर्स, तो आगे स्टर्स अप होना चाहिए था, मेक्स नॉइजेस होना चाहिए था, क्योंकि वर्ब्स इतनी सारी हैं, सबका सब्जेक्ट तो इट ही है ना, तो इट के अकॉर्डिंग ही आगे भी वर्ब्स आएगी। लेकिन आगे स्टर्स नहीं लिखा हुआ है, मेक्स नहीं लिखा हुआ है, तो ये रीज़न है कि यहाँ पे फ्लैप्स नहीं आ सकता है। ओके, तो यहाँ आएगा इट विल फ्लैप इट्स ईयर्स, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा मॉडल्स के साथ आती है, विल, कैन, मे, माइट। ओके, और यहाँ सेंटेंस अगर आप पूरा ध्यान से पढ़ो तो ये कह रहा है कि लार्जेस्ट एनिमल इतना डरा हुआ होता है कि बी हाइव की बस को सुनने के बाद ही अपने कान को खड़ा कर लेगा, डस्ट को उड़ाएगा और चिल्लाएगा। तो विल फ्लैप आप यूज करोगे और वो विल तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा, विल फ्लैप, विल स्टर, विल मेक। ये तो बात आपको पता होगी कि अगर किसी बहुत सारी वर्ब्स के लिए सेम मॉडल लगाना है, ही कैन डांस, ही कैन स्विम, तो हम बार बार कैन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? ही कैन स्विम, डांस एंड सिंग। ओके, तो वही चीज मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि इट विल फ्लैप इट्स ईयर्स, विल स्टर अप, विल मेक नॉइजेस। ओके, विल फ्लैप क्यों आया है, फ्लैप्स क्यों नहीं आया, अभी आपको समझ में आ गया होगा। और आगे लिखा है व्हेन इट डैश द बज ऑफ अ बीहाइव, यहाँ पे आना चाहिए हियर्स। अब कुछ बच्चों ने हो सकता है लिखा हो इट विल हियर, तो विल हियर क्यों नहीं आएगा? अगर आपको याद हो पिछली वीडियो मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस बताए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कंडीशन वाला कंजंक्शन आता है जैसे व्हेन, एज, इफ, अनलेस, ओके, तो जब ये सारे कंजंक्शंस आते हैं तो उस सेंटेंस में अगर फ्यूचर की बात हो रही हो तो दोनों तरफ विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। तो इसी वजह से हमने पहले वाले फिलर में विल फ्लैप लगाया है, इसीलिए उन्होंने स्टार्स नहीं दिया था, क्योंकि विल फ्लैप ही करेक्ट होगा। और आगे वाले फिलर में हम फिल करेंगे हियर्स, मतलब वही है, फ्यूचर की ही बात हो रही है लेकिन हियर्स आएगा। तो किसी एक ही सेंटेंस में अगर मान लीजिए दो क्लॉजेज हैं, व्हेन के साथ, एज के साथ, तो और दोनों बातें फ्यूचर की हो, तो एक तरफ आप विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हो और दूसरी तरफ क्या लगाते हो? वर्ब एस और यस। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से क्लियर किया था। अब इसके बाद बात बताई जा रही है कि ऑफ कोर्स बेशक एक बी का जो स्टिंग होता है वो एलिफेंट की थिक बॉडी को पेंट्रेट तो नहीं कर सकता, लेकिन बट व्हेन बी स्वाम, लेकिन जब बी स्वाम करती हैं, स्वाम करने का मतलब है झुंड में पहुंचती हैं एलिफेंट के पास, तो संभावना होती है कि वो एलिफेंट के सेंसिटिव एरियाज में क्या करें? प्रॉब्लम क्रिएट करें। और आपसे यहाँ पे फिल करने को पूछा गया है मे की फॉर्म। ओके, तो मे के दो ही फॉर्म्स पॉसिबल होते हैं, एक मे, दूसरा माइट, तो यहाँ वर्ड आना चाहिए माइट। अब ये मे और माइट में क्या डिफरेंस होता है? दोनों ही पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, वो अलग बात है कि मे का यूज आप परमिशन के लिए भी करते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे संभावना की बात हो रही, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि एक बी तो अकेले स्टिंग नहीं मार सकती है एलिफेंट को, लेकिन जब झुंड में आती हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी जब लेस होती है तो वहाँ पे लगाते हैं माइट, जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ लगाते हैं मे। यहाँ बट करके सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है और एक बी से कई सारे बीज को कंपेयर किया जा रहा है, उनके स्टिंग करने के रिजल्ट को कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेस है। ओके, तो माइट शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है द थ्रेट ऑफ बीज इज सो इंटेंसली, इज आ रहा है ना, तो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि इज के साथ या तो वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है जब काम कंटिन्यूएशन में चल रहा होता है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के केस में। और पैसिव वॉइस का यूज तब होता है जब दिया गया सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि काम उस पर किया जा रहा है। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है थ्रेट, यानी कि जो डर है इस मधुमक्खियों का
फील किया जाता है एलिफेंट्स के जरिए, बाय एलिफेंट्स भी लगा हुआ, बाकायदा पूरा पैसिव वॉइस सेंटेंस दे रखा है आपको सजा हुआ। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, फेल्ट लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे। अब ये जो 6th वाला फिलर है इसको समझने के लिए आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है। यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो बीस का डर है वो एलिफेंट्स के जरिए जो फील किया जाता है, इस डर को कॉन्जर्वेशनिस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूज इट आएगा। ओके, तो कॉन्जर्वेशनिस्ट कौन होते हैं, वो लोग जो कि नेचुरल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, यानी जो फसल होती है किसानों की, उनकी देखरेख में उनके लिए क्या क्या नए तरीके हो सकते हैं उनकी फसलों को प्रोटेक्ट करने के, वो सब काम होता है कॉन्जर्वेशनिस्ट का। तो इस डर को वो यूज करते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा यूज इट। किस चीज में यूज करते हैं, आगे लिखा है टू हेल्प प्रिवेंट द काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट पुट द behemoths एट रिस्क, यानी कि जो behemoths होते हैं, behemoths कहते हैं ह्यूज मॉन्स्टर्स, ह्यूज क्रिएचर्स को, जैसे हाथी है, हाथी के तरीके से कई सारे एनिमल्स हैं जो कि फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो 6th आंसर होगा यूज इट। आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। अब 7th पिलर को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको रिसर्च का कोई फॉर्म फिल करने को बोला गया और आगे लिखा है हैव परसुएडेड। ओके, बहुत ध्यान से देखिए, हैव थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की फॉर्म तो खुद ही दे रखी है उन्होंने। तो ये सेंटेंस में गायब क्या है, सब्जेक्ट गायब है कि रिसेंट ईयर्स, हाल के सालों में किसी ने फार्मर्स को परसुएड किया है, यानी आपको एक नाउन की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको रिसर्च का वर्ब फॉर्म नहीं चाहिए बल्कि एक नाउन फॉर्म चाहिए। तो सही आंसर यहाँ पे होगा रिसर्चर्स। अब मैंने यहाँ रिसर्चर क्यों नहीं लिया, प्लूरल में क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे हैव आ रहा है, हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो हैव आता है तो आप प्लूरल लोगे, अगर हैज आता तो आप रिसर्चर लेते। तो सेंटेंस ये है कि रिसर्चर्स ने हाल के सालों में फार्मर्स को परसुएड किया है। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, तैयार करना, ये तैयार किया है क्या करने के लिए, एलिफेंट के इस फियर ऑफ बीज को यूज करने के लिए। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि करने के लिए, जाने के लिए, सोने के लिए 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा टू यूज। अब देखिए 9th वाला फिर वही चीज आ गई, बाय वर्ड दिया गया है। अभी पिछले पैसेज में मैंने आपको बताया था कि बाय वर्ड जब भी आता है आपको हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। यहाँ पे भी आ गया ना, तो क्या लगाओगे, बाय स्ट्रिंगिंग। तो यहाँ लिखा है बाय स्ट्रिंगिंग बी हाइव। स्ट्रिंगिंग का मतलब होता है डोरी में लटकाना या टांगना। तो यहाँ बोला यह जा रहा है कि हर 20 मीटर की दूरी पर फेक हाइव्स को लटकाकर अफ्रीका के रिसर्चर्स की एक टीम ने ये साबित किया है, ये दिखाया है दैट दे कैन कीप 80% ऑफ एलिफेंट अवे फ्रॉम फार्मलैंड, कि वो एलिफेंट्स को कम से कम 80% एलिफेंट्स को फार्मलैंड से दूर रख सकते हैं। तो स्ट्रिंगिंग करके यानी कि डोरी पे लटका के ऐसा दिखाया है। यहाँ सही आंसर होगा हैज शोन। अब यहाँ हैज शोन क्यों होगा, उसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। आपको ये सीखने की जरूरत है कि सेकेंड फॉर्म कहाँ आती है और हैज हैव थर्ड फॉर्म कहाँ आती है। सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट एक्शंस को शो करने के लिए। जैसे उसने कल एक लेटर लिखा, शी रोट अ लेटर यस्टरडे, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं शी हैज रिटन अ लेटर यस्टरडे। सेकेंड फॉर्म का यूज आप जनरली तब करोगे जब आपको पास्ट एक्शन को शो करने वाले कुछ खास वर्ड्स दिए रहेंगे, जैसे yesterday, ago, back, earlier and so on। ये सारे वर्ड्स नोट कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। हैज थर्ड फॉर्म और हैव थर्ड फॉर्म का यूज भी पास्ट एक्शंस के लिए ही किया जाता है, जैसे सेकेंड फॉर्म अभी पास्ट एक्शन के लिए ही यूज कर रहे थे। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि उस पास्ट एक्शन का जो लिंक है वो प्रेजेंट से कहीं ना कहीं होता है। पहले इसको हिंदी में समझिएगा, जैसे उसने गाना गाया, गाया वर्ड है तो वो पास्ट को दिखा रहा है, तो आप सेकेंड फॉर्म लगाओगे, शी सैंग अ सॉन्ग। उसने गाना गाया है, अब गाया तो है लेकिन है लग गया, है क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो आप लिखोगे शी हैज संग अ सॉन्ग, हैज प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे। इसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है, आपको वो जो वर्ड्स पीछे मैंने बताए थे लास्ट, अगो, वो नहीं आते हैं इसमें, बल्कि आपको वो वर्ड्स मिलेंगे जो प्रेजेंट को शो करते हैं, जैसे रिसेंटली। रिसेंटली मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल में। लेटली मतलब भी यही होता है, हाल फिलहाल में। तो इसका एग्जाम्पल आपको इस पैसेज में भी मिल रहा है, देखिए लिखा है इन रिसेंट ईयर्स, तो रिसेंटली के प्लेस पे यार यूज हुआ है इन रिसेंट ईयर्स, वहां लिखा है रिसर्चर्स हैव परसुएडेड, सो दे हैव यूज्ड हैव थर्ड फॉर्म, व्हाई, बिकॉज इन रिसेंट ईयर्स दे हैव गिवन। तो यहाँ जो सेंटेंस था वो पास्ट की बात नहीं हो रही है, बल्कि किए गए पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से लिंक किया जा रहा है कि अफ्रीका के रिसर्चर्स की एक टीम ने ऐसा दिखाया है। सेंस ये नहीं आ रहा है कि ऐसा दिखाया। तो जब किसी भी पास्ट एक्शन का प्रेजेंट से लिंक दिया जाता है, कनेक्शन दिया जाता है, उसने खाना खाया है, वो गई है, मेरा काम हो गया है, ओके, सो जब प्रेजेंट का लिंक रहता है तो वहां पे आप हैज हैव थर्ड फॉर्म यूज करते हो।
और क्योंकि यहाँ पे अ टीम, एक टीम की बात हो रही है, तो टीम के लिए क्या आता है, हैज आता है। तो आप क्या लगाओगे, हैज प्लस थर्ड फॉर्म शो की थर्ड फॉर्म शोन होती है। जब कभी भी ऐसा कुछ सेंटेंस आएगा साइंटिस्ट ने ये चीज प्रूव करी है, तो यानी कि ये नहीं बोला जाता है कि साइंटिस्ट ने प्रूव किया, नहीं, साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड लिखा जाता है। कभी ये नहीं लिखा जाता साइंटिस्ट प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि जो भी प्रूव किया है, जो भी करके दिखाया है, उसका अभी भी प्रेजेंट में लिंक चल रहा है, ये बात साबित हो चुकी है। तो ये कोई पास्ट का एक्शन नहीं कि साबित किया, नो, साबित किया है, यानी कि अभी तक वो बात साबित है। इसी वजह से यहाँ पे हैज हैव थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और क्योंकि यहाँ टीम वर्ड था, यानी वो सिंगुलर था, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, हैज शोन आएगा। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। Till I come with the next more exercises, keep learning, be positive, and thank you for watching.